Hello champions, welcome to the next session of our Abhyas series, that is Abhyas 2025, and today I have come with the unit that is entrepreneurship and personality development. It is the section of paper 4 part B, recently added, and a very interesting unit, or we can say that a very interesting paper, entrepreneurship and personality development. First of all, we will cover the syllabus and then some question related to the topic. Basically, I have extract some question from the overall 4 units, बट केस स्टडीज मैंने इस बार इंक्लूड नहीं करी है. केस स्टडी हम हमारे नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड करेंगे. सो फटाफट देख लेते हैं सिलेबस का क्या डिमांड है, थोड़ा सा कैसे उसको अप्रोच करना है. देखो, न्यू यूनिट है, लेकिन न्यू यूनिट में अगर आपने ओवरऑल देखा होगा तो इस यूनिट को ऐड करने का पर्पस आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में अलोंग विथ योर स्टडीज ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. अब इस समय का आप माइंडसेट देख सकते हैं, अगर वह चाहे वो हमारे पीएम साहब हो या फिर सीएम, दोनों फोकस कर रहे हैं किस पे? एंटरप्रेन्योरशिप पे, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को जनरेट करने में. और रिसेंटली अभी एक डेटा भी आया था जिसमें बोला गया था कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है या फिर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है, दैट इज गोइंग टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब. बट नीड इज दैट कि वो जो जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनने की कंडीशंस में आए. तो उसी एम्बिशंस को लेके और साथ ही साथ हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, ये जो यूथ है, जो अपनी एनर्जी है, कभी कभी उस एनर्जी को गलत चीज़ में या फिर गलत डायरेक्शन में जाने के बाद उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. तो उन्हीं सब को लेते हुए हमारे पेपर 4 में एक मेंटल हेल्थ और इसमें एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे हाउ टू डील विद स्ट्रेस एंड प्रेशर, इस टाइप की कुछ यूनिट्स को इंक्लूड किया गया है. ये दोनों चीज़ें एक तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्पफुल रहेंगी टू डील विथ डिफरेंट सिचुएशन एंड एट द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, वुमेन हरासमेंट, इस टाइप की कंडीशन है. आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपको उनको समझना पड़ेगा. उसके अलावा अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं साथ में, तो अगर किसी भी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या टाइम लगता है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को बर्बाद नहीं जाने देंगे. तो ये कुछ एम्बिशंस के साथ इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है. अब आते हैं सिलेबस को हमें पढ़ना कैसे है. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट यूनिट इज एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट. बेसिक यूनिट है. इस यूनिट में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं क्लियरली डिफाइन करा गया है, डेफिनेशन के बेसिस पे टॉपिक है. तो इसमें जो डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, उन डेफिनेशंस के लिए एक चीज का ध्यान रखना, कॉमन डेफिनेशंस के साथ साथ जो इस चीज से रिलेटेड इकोनॉमिस्ट हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक किसका है, थोड़ा सा इकोनॉमी को लेकर है. तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों ने अगर कोई थ्योरी दी हुई है या कोई डेफिनेशन दी है, जैसे कि एंटरप्राइज क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होते हैं, तो इस टाइप की जो डेफिनेशन है, कोशिश करें कि आप कुछ इकोनॉमिस्ट के बेसिस की डेफिनेशंस को याद करें और उन डेफिनेशंस को आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं इन एनी इंट्रोडक्शन या 2 और 7 मार्क्स में. जैसे कि प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर, शुरुआत है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, फिर डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. ये तो सिंपल सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको किसी भी नोट से मिल जाएंगे. मैंने बस बताया कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इंक्लूड करिए. फिर जो हमारा स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ये वाले हैं क्लियर कट स्कीम्स बेस्ड हैं. तो स्कीम्स के साथ साथ हमारे रीसेंट अगर करंट अफेयर्स में इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है, तो यू शुड ऐड दिस अपडेट इन योर आंसर राइटिंग और नोट्स मेकिंग प्रोसेसेस. सो आपके लिए उस चीज को क्रैक करना आसान हो जाए और कुछ क्वेश्चन के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हमें बहुत आसानी से पता चल सकते हैं. नेक्स्ट यूनिट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. ये जो हमारा पहले पेपर 2 में पार्ट था बिजनेस वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, उससे थोड़ा सा अलग है. इसमें क्लियर कट दे हैव गिवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, हाउ टू डील अ बिजनेस, बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको सेम लेके नहीं चलना है. जैसे कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशंस है. इन डेफिनेशन को इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के साथ आप कोट करें, अपनी एक कॉपी में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जरूर लिखें. उसके बाद जो नॉर्मल लैंग्वेजेस में या जो हमें अंडरस्टूड लैंग्वेज होती है उससे उसको याद कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए.
उसे याद होने से हम अगर कोई भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट थर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब क्या आया, हमने पहले बिजनेस मैनेजमेंट समझ लिया, अब उस बिजनेस मैनेजमेंट का हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंपॉर्टेंस है या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिलेटेड है, दिस यूनिट डील्स विद दैट टॉपिक्स। देखते हैं इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे डील करना है मैनेजमेंट को, तो पहले मैनेजमेंट सीखा और उस मैनेजमेंट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे डील करना है, दिस यूनिट इज अबाउट ऑल दैट। रिसोर्स मैनेजमेंट, financial management, stress and conflict management, administration and management of plurality, opportunities, challenges in public administration, and most important thing is disaster management। इन सारी चीज़ों को सिखाने के बाद जो हमें एज ए SDM या फिर कोई भी ऑफिसर जो आपका अपॉइंट होते हैं कलेक्टर के लेवल पे, SDMs होते हैं, अदर ऑफिसर्स लाइक DSPs एंड ऑल, दे हैव टू डील विद डिसास्टर मैनेजमेंट। अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने एक्सरसाइज की थी, उस एक्सरसाइज किसका पार्ट थी, वो एक डिसास्टर मैनेजमेंट का पार्ट थी, जो हम मॉक ड्रिल्स कर रहे थे, वॉलेंट्री सिविल वॉलेंट्री एक्सरसाइजेस थी। दिस एक्सरसाइज कम अंडर डिसास्टर मैनेजमेंट। कैसे डील करना है, एकदम एक टाइम पे लाइट्स ऑफ करना, लोगों को प्रॉपर तरीके से कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया जाता है इन केस ऑफ नेचुरल डिसास्टर एंड मेन मेड डिसास्टर, तो इन सब की ट्रेनिंग प्रॉपरली, क्योंकि बहुत क्या होता है हमको बहुत आसान लगती हैं चीज़ें कि भाई डिसास्टर है ठीक है आएगा, घर में रहना है, इस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए, बट इफ़ यू थिंक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन हैव्स टू प्लान आउट वेरियस थिंग्स। आपको पता है लेकिन गांव में रहने वाले को उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, NGO के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर टॉट इन दिस टाइप्स ऑफ इन दिस यूनिट। सेम चीज कॉन्सेप्ट याद रखिए, उसके बाद इसको करंट से रिलेट करिए। डे टू डे लाइफ में आप जो चीज देख रहे हैं, बस इस पेपर में उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के टर्म्स में हमें समझना है, ताकि हमें लिखने के लिए बहुत अच्छे वर्ड्स मिल सके। बाकी बहुत अच्छी समझ आपकी तब डेवलप होगी कि जो चीज आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट 4 प्रॉपरली डील विद द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेक्शन। अब आपका ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन है, मैंने पहली चीज तो बताई ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में काम देने वाला है, उससे पहले इस सेगमेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो इंटरव्यू वाला पोर्शन है वो भी बहुत इजीली से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। पहले से काम करिए, कैसे क्या बता रहे हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसफुल क्या होते हैं, अचीविंग सक्सेस, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। सक्सेस का क्या मीनिंग है, सिर्फ एक मन की जॉब पा लेना या एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ सैलरी पाना ही सक्सेस है, या ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस है, या खुद की सक्सेस ही सक्सेस है, या फिर फैमिली की होना या फिर नेशन की होना वह सफलता है। ऑल दीज थिंग्स या ऑल दीज डायमेंशंस आर टॉट प्रॉपरली इन दिस सेगमेंट। मतलब आपको आंसर राइटिंग या एग्जामिनेशन पॉइंट से तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन ओवरऑल आपके जीवन में आपकी लाइफ को बहुत ही एनरिचमेंट करने का टॉपिक है ये, तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना है इसको, सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए नहीं, एक हमारी खुद की पर्सनैलिटी में भी जीवन के उद्देश्य को समझते हुए थोड़ा सा हम इसे पढ़ेंगे। लर्निंग फ्रॉम फेलियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एन एस्पिरेंट्स, स्पेशली फॉर अ सिविल सर्वेंट whose selection depends on various factors which includes sometimes very less percentage, but yes, it depends sometimes on luck factor. So from failure, accepting opportunity for continuous improvement and valuable introspection, ये वाले टॉपिक को आप ठीक है थियोरेटिकल पढ़ सकते हैं, कुछ सेगमेंट्स इसके पढ़ सकते हैं, लेकिन जितने अच्छे से आप इसको पर्सनली रिलेट करेंगे, पर्सनली से मतलब आपकी लाइफ एग्जाम्पल्स नहीं देने हैं, आप इसको जितने अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से आप इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं, और स्पेशली व्हेन यू डील विद द केस स्टडी सेक्शंस। Implementation of government program, planning effective strategy to ensure successful implementation of government program. This is the main work of an SDM. I hope you are aware of this. If you are become SDM from MPPSC or any state service examination, you are being the polity implementer. Policy makers are the IS and you are the policies implementers. So आपको कहीं ना कहीं MPPSC सिखा रहा है कि कल को आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ऑल द कॉन्सेप्शनल सेगमेंट्स रिलेटेड टू पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग। फिर अप्रोचेस एंड फैक्ट्स रिगार्डिंग फॉलोइंग इश्यूज, कौन कौन से, सिविक साइंस, लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन, वोटर अवेयरनेस,
program, transport management, trend of drug abuse, adulteration in food items, night culture, all these things आपने देखा होगा. फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है, फूड ऑफिसर्स हैं. यही ऑफिसर्स आपके कहीं आपकी एमपीपीएससी की सर्विसेज में कोई ना कोई पोस्ट है, तो उन पोस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है. इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो कल को आप इन चीज़ों को क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. सो ओवरऑल इस सिलेबस को जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतने अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कल को जो भी आप इस सर्विस से जो भी पोस्ट लेने वाले हैं आपके लिए बहुत आसान रहेगा. एक प्री ट्रेनिंग ये आपको करवा रहा है पेपर 4 पार्ट बी. सो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड केस स्टडी रहेगी दैट विल बी गोइंग टू डील इन दी नेक्स्ट सेशन. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट विद आवर आंसर राइटिंग सेगमेंट. Okay, now first topic is, first question is the theory of economic development. ये क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा है, whose book. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके कितने लाइन लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पर सिंपल जितना पूछा था उससे बस एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू जस्ट रोट जोसेफ एलिया शुम्पिटर, अगर आप इतना ही लिख कर आ जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर फुल 2 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा. लेकिन अगर आप 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, और 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड करने का सिर्फ मकसद यही है कि एग्जामिन जो आपका चेकर है उसके दिमाग में ये इमेज बन जाना दैट यू हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट. बस एक इमेज बनती है, उस इमेज के बेसिस पे एक साइकोलॉजिकल जो हम लोग कहते हैं कि मेंस का जो कॉपी चेकिंग है या मेंस की आंसर राइटिंग है आपकी स्किल और एबिलिटी के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल अप्रोच को भी डिफाइन करती है. तो दैट साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट इफ examination has asked only the name of the author of a so and so book, you have written just author, okay, you will get full marks. But if you have written 1 or 2 point more, then psychologically you have impressed that checker that I know, and coming answers will be checked on that psychology. So main focus is only that. So what is that I have written, the author of this book is so and so, he is called the father of entrepreneurship. If we go more about the details of economic development, theory of economic development, it suggests that the developing countries can become developed country by following certain factors. इनकी जो थीम थी वो ये थी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस कैन बिकम डेवलप्ड नेशंस. डेवलप्ड नेशंस कैसे? इनोवेटिव अप्रोच से. इनोवेटिव अप्रोच हो सकती है अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके, रिसोर्स यूटिलाइजेशन करके. ठीक है, इस टाइप की आप अगर एक्टिविटीज करते हैं, और ओवरऑल ही हैज फोकस ऑन मोर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. अगर इफ इन अ कंट्री देयर आर मोर नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है अगर उसको प्रैक्टिस करते हैं तो देन इकोनॉमी अ डेवलपिंग नेशन कैन बिकम अ डेवलप्ड नेशन. दैट theme or that gist is has been following in our state and country also. Clear? So simple point था, 2 marks लायक आपको आंसर राइटिंग में करना था, और there are certain extra facts that I have given you. Okay, moving towards इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. देखो अब आपको सिंपल एक इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया है, कोई भी इंस्टीट्यूट के बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सिंपल डील करनी है कि भाई इंस्टीट्यूट का नेम आया, कब आया, कहाँ आया, कैसे है, क्या करवाता है, क्या काम है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका नाम दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट तो बहुत सारे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल इंस्टीट्यूट डील्स विद द मैनेजमेंट स्टडीज. देयर आर so and so number of Indian Institute of Management. Their focus is this. Top Indian Institute of Management is IIM Ahmedabad. First one is so and so. Depending upon the space available, आप कई dimension लिख सकते हैं because examiner has given a full choice that you can write each and everything related to Indian Institute of Management. Any current events which is related to Indian Institute of Management can also be written in examination. So what I have written, Indian Institute of Entrepreneurship. First of all, make proper headings, established, ministry associated, its objective and its functions. Clear? When it was established, was established in 1993, where Guwahati, Assam. ठीक है, you don't have to write it established in 1993 at Guwahati bracket में Assam.
Clearly, I have given two facts in a single line. Second, ministry is skill development and entrepreneurship. Objective, capacity building, enterprise creations, and functions, consulting, entrepreneurs, training activities, etc. बहुत सारा कंटेंट है। अब जैसे फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव है, इनका मिशन आता है, विजन आता है। अगर आप इनकी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की साइड देखेंगे तो दे हैव गिवन देयर मिशन, देयर विजन, प्रॉपरली बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। हमें उनको कट शॉर्ट करके कोशिश करना है 10 to 20 वर्ड्स में लाने के लिए। तो उन 10 to 20 वर्ड्स में जो लिखा है वो क्लियर होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, एंटरप्राइज क्रिएशन बनाना है इन्हें। उनके फंक्शन क्या करते हैं, इन क्रिएशन के लिए एंटरप्रेन्योर्स को कंसल्ट करते हैं, कंसर्निंग ट्रेनिंग करवाते हैं, रिसर्च को फोकस करवाते हैं, करिकुलम प्रोवाइड करते हैं सो दैट न्यू एंटरप्रेन्योर्स कैन बी जनरेटेड, या फिर उनके बेसिस पे प्रॉपर रिसर्च या क्रिएटिव माइंडसेट को हमें जनरेट करना है। तो रिसर्च इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस करने का कौन सा इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ जाके आप बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ के नए नए बिजनेस आइडिया, जैसे यूट्यूब वगैरह पर कहीं देखते होंगे ना, छोटा सा बिजनेस आइडिया, इस बिजनेस से ये कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी आजकल रील्स रहती हैं। तो उन रील्स के अलावा एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, whoever wants to pursue इन एंटरप्रेन्योरशिप, आप इस साइट को देखिए। और अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है या कुछ मास्टर्स डिग्री आपने नहीं करी है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज्वाइन करिए। चलो मूविंग ऑन, इट्स हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, अब कोई भी थ्योरी आती है तो हमेशा पता होना चाहिए कि किसने दी है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि हर्जबर्ग्स ने थ्योरी दी है। तो एक लाइन ये हो सकती थी कि हर्जबर्ग्स की जो थ्योरी है, ये इनका फुल नेम आप यहाँ पर लिख सकते थे, बट आई हैव कंसिडर्ड टू राइट अदर पॉइंट्स, so I have given two other points. For example, a modern theory related to motivation. अब थ्योरी आई है, किस बेसिस पे थ्योरी आई है, बायोलॉजिकल फॉर्मेशन पे थ्योरी है, कोई साइंटिफिक थ्योरी है। तो पहली चीज तो आ गई, जो ये थ्योरी है वो किस पे है, इट इज रिलेटेड टू मोटिवेशन। व्हाट डज दिस थ्योरी टेल, व्हाट डज दिस थ्योरी सजेस्ट? द जॉब सेटिस्फैक्शन इज अफेक्टेड बाय टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स। अब ओवरऑल जब हम इसको पढ़ेंगे तो इन फैक्टर्स को बहुत प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है कि जो आपके मोटिवेशन फैक्टर्स है वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है, और ये जो हाइजीन फैक्टर्स है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। मतलब बाहर से जो चीजें दिख रही हैं या बाहर से अगर आप कुछ चीजों में पुश लगाएंगे तो उन फैक्टर्स को हाइजीन कहा गया है। और मोटिवेशन क्या होती है, ये इंट्रिंसिक है। अंदर से अगर आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशन। अगर आपको बहुत अच्छे से आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, शाबाशी मिल रही है काम में, तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है और काम करने का, तो आप वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसमें आपका एनवायरनमेंट कैसा है, कंडीशन कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या पर्क्स आपको प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो उन सारे फैक्टर्स को एक्सटेंसिव फैक्टर्स कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपको वहां पर बैठने की प्रॉपर जगह ही नहीं है। अगर वुमेन है तो वुमेन को लेट नाइट तक काम करवा रहे हैं लेकिन उनको पिक एंड ड्रॉप की कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो यू विल बी परफॉर्मिंग एट अ वेरी लोएस्ट लेवल, आपको एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन को क्या करना है, प्रिवेंट करने के लिए जो फैक्टर्स आते हैं दोज आर कॉल्ड हाइजीन फैक्टर्स। और ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो प्रमोट करते हैं, आपका प्रमोशन किस प्रकार से और आपको शाबाशी मिल रही है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपको बताया जा रहा है काम आपका अच्छा कर रहे हैं, तो अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, तो दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक और मोटिवेशनल फैक्टर। ये सारी बात किसने कही है, हेजरबर्ग्स थ्योरी ने, विच इज रिलेटेड टू मोटिवेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट? नाउ previously that I had told you that if any definition based question came in this unit, you should try to write this question as per the definition given by some economists. So I have given the definition as per F.W. टेलर। आप नॉर्मल डेफिनेशन भी जो आपको मैनेजमेंट की समझ में आती है वो भी लिखेंगे, उसके भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इकोनॉमिक्स ने डेफिनेशन दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ की डेफिनेशन आती है, इफ यू टेल दैट दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय एज पर WHO, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। बस उतना लिखने भर से ही काम बन जाता है। फिर थोड़ा बहुत आप यहाँ पर मोल्ड कर सकते हो, इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर पता भी होना चाहिए कि भाई WHO मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो नहीं देगा। इट शुड बी क्लियरली इन माइंड। अगर नहीं पता है तो कुछ भी साइंटिस्ट का नाम लिख के या किसी भी इकोनॉमिस्ट का नाम लिख के हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि हमें कुछ पता है।
आपको पता है तो प्रॉपर लिखिए, नहीं है तो नॉर्मल जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको आती है अपने ओन वर्ड्स में जो आपने डिफाइन कर रखा है, जस्ट राइट दैट। क्या है डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू रियली वांट पीपल टू डू एंड वॉचिंग दैट दे डू इट इन द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट मैनर। जैसे पब्लिक मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें एक टर्म क्या आई है, इकोनॉमिकल एंड बेस्ट मैनर। हमने कुछ लोगों को जाना, उनसे हमें काम करवाना है, लेकिन वो काम भी ऐसा करे कि वो उस काम में आपके पैसा भी कम लगे और बहुत अच्छा तरीके का भी काम हो। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। किसी भी कंडीशन में वो मैनेजमेंट अच्छा नहीं कहा जाता है कि यू स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी देन यू गेट अ प्रॉपर वर्क और प्रॉपर रिवॉर्ड या प्रॉपर आउटकम ऑफ दैट वर्क। नो, इट शुड बी लाइक यू गिव या प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी और लेट परफॉर्म द टास्क इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, कि पैसा खर्च कम हो रहा है और काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसे हम प्रॉपर मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि ये तो एग्जांपल है पब्लिक मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट के। बिजनेस मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, हमें प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, और प्रॉफिट कम ज्यादा कब होता है, जब हमारी सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। मीन्स जो बिजनेस आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, किसी और चीजों का बिजनेस कर रहे हैं, आप जो सेल कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको मिल रहा है। क्लियर? मतलब कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा है, सॉरी कॉस्ट सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस आपको कम है जितने में आपने लिया है, तो आपका प्रॉफिट होता है। घर में आपने देखा होगा जो हमारा हाउस मैनेजमेंट होता है, आर मदर्स डू आर गुड, वेरी गुड मैनेजर्स। उनके पास प्रॉपर, जो अगर हाउस वाइफ है या हाउस मेकर्स है, दे डोंट अर्न अ मंथली सैलरी, बट दे मैनेज ऑल द थिंग्स इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, देयर वेरियस डिमांड्स विथ डेली, जो आपके डोमेस्टिक चीजें रहती हैं, ग्रोसरीज ऑन, उनको मैनेज करते हुए एक बहुत अच्छे से हाउस मैनेजमेंट करती हैं। कैसे करती हैं? एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, नशा मुक्त भारत अभियान। अब कोई अभियान आया है, previously bhi I have told you, any abhiyan, any schemes, the launch date of that abhiyan, the objective of that abhiyan, or if there is any achievements we have achieved till that. So you have to write all these 3 to 4 things. So what is that? It was launched in August 2020. Nodal agency who is responsible who was conducting that abhiyan is Ministry of Social Justice and Empowerment. What is the objective? To increase awareness about drug abuse in children. What is it doing? To increase awareness drug abuse in children, and its objective or motto is to make India drug free by 2047. ये किस सेटअप आ गया आपका? आपका करंट से भी रिलेटेड चीजें आ गए, या फिर जो अपने प्रॉपर गोल है, ये बहुत क्लियर कट गोल है, उस बेसिस पे अगर कभी भी आपको मिलते हैं तो उनको राइट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल नक्सल फ्री इंडिया, इसका भी गोल क्लियर है कि मार्च 2026 में, बाय द मे ऑफ एंड ऑफ मार्च और मे 2026, आई एम नॉट क्लियर, यू कैन सर्च इट, बट इट इज इन 2026। टिल 2026 वी विल एंड द नक्सल फ्रॉम इंडिया। तो इस टाइप के जो बिल्कुल डेट ओरिएंटेड या ईयर ओरिएंटेड गोल्स हैं, अगर आपके किसी आंसर में फ्रेम हो रहे हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। इससे जो हमारा गवर्नमेंट का एम है, मिशन है, उसको प्रमोशन मिलता है। तो दिस डेट और शिट अगर कुछ आए तो डेफिनेटली यू शुड ऐड इन योर आंसर राइटिंग। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर 7 मार्कर क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द मेन रीजंस फॉर द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। क्या है इसमें? रीजंस फॉर द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि देयर वाज अ बुक फॉर द रिटन बाय शुम्पिटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया था, जस्ट कि एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स आर essential part for our economy to develop, or making the economy from a developing economy to a developed economy. So that is with the entrepreneurship development. Now let's deal. I have written a 2-line introduction, but it is not necessary that you should write the introduction in 2 line. Without writing any introduction you can start your answer, because it contains various segments. So I have used an ideal format, but it is solely depends on you that what format you use, depending upon the space and time available for you. But you should follow this types of pattern. It should contain neatness. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ 7 मार्कर क्वेश्चन इज नीटनेस। नीटनेस के साथ दूसरी चीज, टू द पॉइंट आपका जो आंसर है क्लियरली दिखना चाहिए। इफ द एग्जामिनेशन हैज आस्क्ड द रीजंस फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, देन रीजन शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियरली यहाँ पर विजिबल होने चाहिए।
तो रीजंस यहाँ क्लियरली विजिबल है. अब ये हो सकता है कि इनको डिफाइन किया है कि नहीं किया, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पेस अवेलेबल एंड द size of the reasons that I have given. Okay, let's start. Entrepreneurship is necessary for the planned rapid development of every country. What are the reasons? Rapid economic development, increase in employment opportunities, helpful in capital formation, increase in national income and per capita income, best use of resources, development of creative tendency. सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, हमारे देश में आपको पता होगा कि रिसर्च पे वी स्पेंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ बजट. ओनली 0.6% ऑफ आवर बजट इज अलोकेटेड टू रिसर्च. रिसर्च नहीं होगी, क्रिएटिव एक्टिविटीज पे हम पेटेंट्स नहीं करवाते हैं, तो उस बेसिस पे क्या चीजें होती हैं, प्रमोट नहीं करी जाती. हम एक नॉर्मल अप्रोच पे या आइडियाज पे चलते हैं. तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को जनरेट करेंगे या विल फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो हम एक रिसर्च को भी फोकस करेंगे. For example, if you want to develop a country along with the environment, आप environment conditions को बिना डिस्ट्रॉय किए ही अगर आप कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत तरीके से आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. इफ यू आर यूजिंग प्लास्टिक बैग्स या उसको पेपर बैग्स में कन्वर्ट करके आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रहे हैं, तो दैट प्लास्टिक बैग और पेपर बैग शुड बी डिस्पोजेबल, या फिर उसको रीयूज करने के लिए भी आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा. जैसे कि आपने कुछ सेगमेंट्स देखे होंगे जो हमारे आई हैव read about various products of Mamaearth. They said that कि all the products that you buy, we will plant a tree. लेकिन उनके जो पैकेट्स हैं, उनके शैसेस हैं प्रॉपर, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स होते हैं और पॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं. दो दे आर डूइंग अ वेरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट समवेयर इट इज अफेक्टिंग. तो इस टाइप का सॉल्यूशन आप लेकर आइए, या इस टाइप की क्रिएटिविटी. अगर हम वी हैव अ डिमांड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो हमारी जो क्रिएटिव है एंटरप्रेन्योरशिप में है, या जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, दीज पीपल शुड कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रही है. जितने हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स रिसेंटली हमारे जैसे एमपी का है मोस्टली अभी, जैसे चाय सुट्टा बार हो गया है, और भी बहुत सारे हैं जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के उससे आपके क्रिएट किए जा रहे हैं. इन सब चीजों को प्रमोट करने पे क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन तो बन रहा है, लेकिन एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होने चाहिए. दीज थिंग्स शुड बी आल्सो बी केप्ट इन माइंड. नेशनल इनकम बढ़ती है क्योंकि आपको क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स बहुत जल्दी यूनिकॉर्न्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम बहुत इजीली बढ़ रही है. क्लियर. लास्ट में कंक्लूजन लिखा गया है, एंटरप्रेन्योरशिप वर्क एज अ कैटलिस्ट इन एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कैटलिस्ट क्या होता है, अगर आपने साइंस में पढ़ा होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. जो रिएक्शन आपकी चल रही है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने का जो प्रोसेस है, जो टाइम लगता है, उस प्रोसेस को इंक्रीज करने का काम करता है कैटलिस्ट. तो सेम वे एंटरप्रेन्योरशिप इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट. जो आपकी डेवलपमेंट आज से 5 साल या 10 साल में होनी चाहिए थी, with the inclination toward entrepreneurship, it become developed in very less time. हमारा देश आज के टाइम पे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है. कुछ टाइम पहले ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने थे, बट विथ रैपिड एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकसेस, यूनिकॉर्न्स डेवलप होने के कारण वी आर ऑन द 4th एट ग्लोबल स्केल. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी एंटरप्रेन्योरशिप की. क्लियर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 10 मार्कर क्वेश्चन. What is that question? What do you understand by entrepreneur? सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं आज. सिंपल बताना है एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक सेगमेंट, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप. तो शुरुआत में एक पेज पे हमें 2 पेज मिलते हैं. हमेशा याद रखना, फॉर अ 10 मार्कर क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन को डिवाइड करिए. किसमें? 2 पेजेस में. इससे क्या होता है, दिमाग को क्लियरिटी आ जाती है कि कितना डेटा मुझे डालना है. आप उसको डिवाइड करके पहले पेज पे आई विल राइट दिस मच ओनली, सेकंड पेज पे आई विल राइट दिस मच ओनली, एंड दिस मच विल कंटेन विद एन इंट्रोडक्शन, एंड दिस मच सेकंड वन कंटेन विद कंक्लूजन. यहाँ पर स्टार्ट में कुछ लाइन लिखेंगे और यहाँ पर एंड में हम लाइन लिखेंगे. कितना कंक्लूजन हो सकता है, 3 to 4 लाइन का इंट्रोडक्शन हो सकता है, सॉरी, और 2 to 3 लाइन्स का कंक्लूजन होता है. दिस इज द मैक्सिमम लिमिट. और बाकी जो आपका बॉडी है वो आप प्रॉपरली, ये बॉडी में कोशिश करें कि हम डिफरेंट सेगमेंट्स बनाएं, या सेगमेंट्स कह लीजिए, या फिर सब हेडिंग्स बनाते हैं. तो इन सब हेडिंग्स में भी कोशिश करना है कि इतनी बनाए कि 2-2, 3-3 लाइन की एक हेडिंग बने, तो 2-2 मार्क्स करके
2 to 4 to 6 8, तो 8 मार्क्स यहाँ से कैरी करेंगे, 1 मार्क्स आपका इंट्रोडक्शन का, 1 मार्क्स आपका कंक्लूजन का, 10 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो हमेशा आप 10 मार्कर अगर कोशिश कर रहे हैं लिखने का तो फोकस करें कि इस सिनेरियो को फॉलो करें, क्योंकि 10 मार्कर्स में कंटेंट बहुत होता है। यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग, आपकी अप्रोच, उसको देखा जाता है, ना कि ओवरऑल कंटेंट। जैसे कि अब क्या था क्वेश्चन, मैंने कैसे डिवाइड करा, पहले सेगमेंट में हमने व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी एंटरप्रेन्योर क्या होता है, और सेकंड में उसके टाइप्स को, वेरियस टाइप्स को एक्सप्लेन कर दिया। क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डिस्कवर profitable business opportunity, combines economic resources, generates innovation and manages risk in the enterprises। सिंपल डेफिनेशन है। अगर इनकी डेफिनेशन किसी इकोनॉमिक्स के बेसिस पे आपको भी याद है तो आप डैश करके वो लिख सकते हैं, नॉर्मल डेफिनेशंस भी आती है तो उसको बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं। फिर अब पूछा नहीं था लेकिन मुझे समझाना था और एक पेज का यूज करना था, तो आई हैव आल्सो राइट द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उन्होंने सब पूछा है कि व्हाट आर एंटरप्रेन्योर, तो आपके पास खुला डायमेंशन है कि आप उसको कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने क्या करते हैं, सिंपल एंटरप्रेन्योर पूछा है, डेफिनेशन लिखी और आगे बढ़ गए। ये भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा वेटेज कम हो जाता है क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। क्लियर? सो आपको दिमाग लगाना है कि हमें इस आंसर को कैसे बैलेंस करेंगे। क्लियर? सो फंक्शंस पे यहाँ पर एक सेगमेंट हमने एक डायमेंशन डाल दिया इस क्वेश्चन में। आइडिया जनरेशन कैसे, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से, बिजनेस प्लानिंग करते हैं कैसे, एक नया बिजनेस मॉडल बना के, रिसर्च को मोबिलाइजेशन करते हैं कैसे, गैदरिंग कैपिटल, हायरिंग टैलेंट, आप कोई एग्री स्टार्टअप्स कर रहे हैं तो कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मार्केटिंग प्लेसेस पे देखना, लोगों को हायर करना ताकि आप उस फर्म से लेके मार्केट तक आपकी प्रॉपर चीजें जा सके। फिर रिस्क लिया जाता है, बहुत रिस्क होती है। आपने अगर एग्री स्टार्टअप स्टार्ट करा, चला नहीं चला, आपकी फसल उस प्रकार से हुई कि नहीं, मार्केट उस प्रकार से चीजों को ले रहा है कि नहीं ले रहा है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन एनी बिजनेस। और बोला भी जाता है रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट बिजनेस में या मैनेजमेंट में हमेशा वर्क करता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो देयर इज नो रिस्क नो गेन, ये वाला कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, कैसे बिल्डिंग कर रहे हैं आप, पूरा स्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, बिजनेस आइडियाज जो हम पुरानी यूनिट्स में आते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉपर आपका जो बिजनेस है उसको फ्रेम करना, पूरा हायरार्की मेंटेन करना, हु विल डील विथ टाइप ऑफ वर्क, एक प्रॉपर अलॉटमेंट होता है, डेलीगेशन होता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड एज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। सिर्फ एक आदमी के पास ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोगों से काम करवा सकता है। नेक्स्ट, अब सेकंड सेगमेंट हमारा क्या है, समझा दिया। अब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बता दिए, कौन कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पेस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, फिर इनोवेटिव एबिलिटी पे, डेवलपमेंट चाहने वाले, कुछ लोग इनोवेशंस करने वाले हैं, कुछ डिफरेंट एक्शंस के बेसिस पे होते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्शंस लेके करते हैं, और कुछ सोशल बेनिफिट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया एनवायरमेंट कंसर्न्स वाला, उनका फोकस, उन्होंने अपना जो एंटरप्रेन्योर या अपना जो आइडिया ही था वो सोशल बेनिफिट को फोकस में रख के करा, कुछ लोगों ने अपनी इनोवेटिव एबिलिटीज को देख के करा, कुछ लोगों ने डेवलपमेंट के बेसिस पे कि इससे डेवलपमेंट होगा उसके बेसिस पे करा, और कुछ लोगों ने एक्शंस के बेस पे, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, खुद की ग्रोथ होनी चाहिए, उसके बेसिस पे करा। तो अब इन चीजों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ क्या हो गया, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट में, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट के भी कितने सेक्शंस आ गए, 3, एक होते हैं ओरिजिनल इनोवेटर, एक होते हैं मैनेजर, और एक होते हैं स्टार्टर। ओरिजिनल इनोवेटर क्या होते हैं, ये लोग न्यू आइडियाज लेकर आते हैं। मैनेजर, इनके पास एफिशिएंट स्किल्स होती है टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन और इन प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। स्टार्टर्स क्या होते हैं, या फिर ये अपने क्या करते हैं, स्टार्टअप्स को ऑर्गेनाइज करने वाला काम करते हैं, छोटा सा स्टार्टअप लिया और उसको एक्सपेंड करने का काम करते हैं। तो डेवलपमेंट किस किस बेस पे हो रहा है, एक इनोवेटर के बेस पे, एक मैनेजर के बेस पे, और एक प्रोसेस के बेस पे। अब देखिए, मैंने एक पहली हेडिंग लिखी, इसको पहले डिफाइन कर दिया, तो जो चेकर है उसके माइंड में क्लियर हो गया कि आपको टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्लियर है माइंड में। अब इसके बाद आप इनको चाहे तो पॉइंट्स में लिखिए, या इससे रिलेटेड आप स्पीड ऑफ डेवलपमेंट में प्रॉपर पैराग्राफ में लिख सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर आंसर राइटिंग एबिलिटीज। लेकिन पहले पेज पे दिखा देना कि ये इसके एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स होते हैं, आपकी इमेज वैसे ही पहले क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट, इनोवेटिव एबिलिटीज, कैसी कैसी एबिलिटीज होती है, एक होते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, एक होते हैं इमिडिएटिव, सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में चलती रहती है, एक कॉशंस एंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा सा सोच समझ के चलते हैं, एकदम से डिसीजंस नहीं लेते हैं, और लास्ट होते हैं लेजी एंटरप्रेन्योर। अब इस चीज को मैंने डिफाइन नहीं करा है बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस,
आप चाहें, आपके पास अगर वन वर्ड में इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं तो यू कैन डिफाइन इट, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा था। आप चाहो तो लेजी एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, वन वर्ड में डिफाइन भी किया जा सकता है इनको, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ इनके एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ऐड सम एग्जाम्पल्स विच आर ऑफ लेजी एंटरप्रेन्योर, कॉशियस एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इससे क्या होता है, रिसेंट एग्जाम्पल्स पढ़ते रहेंगे, दिमाग में चीजें रहेंगी तो लिखना ज्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो ये तो सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सोल सेल्फ एम्प्लॉयड, सिर्फ खुद है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर एक है वर्कफोर्स क्रिएटर, आपने सिर्फ पूरा जो एक वर्कफोर्स को बनाने का काम कर दिया, उस हिसाब से अपने बिजनेस को चला रहे हैं। फिर प्रोडक्टिव इनोवेटर एंड लास्ट इज पैटर्न एम्पलीफायर, जो पैटर्न चल रहा है उसको सिर्फ बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं किसी भी चीज में। अब ये नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अगर आप इनके एग्जाम्पल्स कोट करेंगे तो आपकी चीजों को और क्या मिल जाएगी, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट, सोशल बेनिफिट के बेसिस पे क्या है, सोशल बेनिफिट पे एक होता है एक्सप्लॉइटर और एक होता है आइडल। एक्सप्लॉइटर क्या काम कर रहा है, सिर्फ अपना इंटरेस्ट, भाई मेरा प्रॉफिट हो और किसी से कोई मतलब नहीं। तो जिनका प्रॉफिट के बेसिस पे होते हैं ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस मॉडल्स हैं विच आर इंडल्ज इन दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक केस आया था, लेकिन दैट कंपनी हैज वॉन दैट केस, मैगी का आया था कि मैगी का जो मसाला है दैट इज हार्मफुल फॉर अ पीपल, लेकिन कुछ टाइम पे नेस्ले ने वो केस जीत लिया था। लेकिन इस टाइप के कहीं भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपनी ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए यूज इन प्रैक्टिसेस प्रॉफिट मेकिंग के लिए। उसके उलट कुछ केस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी क्या करते हैं, अश्योर करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स जिनका काम है कि हम चीज़ें बहुत अच्छे से भी प्रोवाइड करें, जैसे कि हमारे कुछ होम्योपैथिक है या फिर जो आजकल डिमांड चलती है ऑर्गेनिक है या आयुर्वेदिक टाइप की जो ब्रांड्स कई बनते हैं, दैट दे फोकस दैट कि हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, वी आर वर्किंग टूवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पीपल के काम करने के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके हेल्थ बेनिफिट से काम कर सकते हैं। तो यू कैन राइट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स वो लिखना है यहाँ पर जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो और उनको क्लियरली सर्टिफिकेट दे दिया गया हो कि हाँ भाई आप अच्छे हो और आप नहीं हो। नहीं पता है, क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर कोई एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं। कोई कौन लीगल आपको एक्शंस ले सकता है, इसलिए कोशिश करें ना लिखें। थोड़ा बहुत अगर जिसको ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज कर दिया है तो उनको वो लिख सकते हैं, नहीं तो कोशिश करें ना लिखें, बस समझाएं और आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट विथ कंक्लूजन, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सिंपल सी बात है, कोई बड़ा नहीं लिखा है। इसके अलावा क्योंकि मैंने प्रीवियस आंसर में एंटरप्रेन्योर्स आर द कैटलिस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यूज कर दिया था, फिर एक सिंपल सा डेफिनेशन या कंक्लूजन, जब आंसर बहुत बड़ा होता है, अगर आपको उसका कुछ कंक्लूजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा करंट से जोड़ सकते हैं, नहीं तो लिखो, कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी हमें कोशिश करना है कि वी शुड राइट अ कंक्लूजन ऑफ 1-2 लाइन। इससे एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है आंसर राइटिंग का, आंसर राइटिंग में कंप्लीटनेस प्रोवाइड होती है। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट सेशन we'll come with a proper case study related to entrepreneurship development, and we will deal that कि this case study is how this case study is different from the case study of your ethics section. Thank you so much.